हेलो बच्चों, मैं आशुतोष मिश्रा और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आईआईटी जेईई एग्ज़ाम का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो ऑल ओवर इंडिया की आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन के लिए हर साल कंडक्ट कराया जाता है, बल्कि ईयर में 2 टाइम से कंडक्ट होता है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरीके से फॉर्म इसका फिल कराया जाता है और क्या क्या इसमें टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए, इसके बारे में हम हर चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि अपने इंडिया में इंजीनियर बनने के लिए जो जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है वो सबसे पहले हमारे लिए बीटेक या बीआर या बी प्लानिंग यानी कि बैचलर इन टेक्नोलॉजी, बैचलर इन आर्किटेक्चर या बैचलर इन प्लानिंग, इन 3 डिग्रीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। और ये तीनों ही डिग्री का जो ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का वो 4 ईयर्स का होता है। हमारे इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो इन डिग्रीज़ को प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर इन डिग्रीज़ की स्टडी करी जाती है। तमाम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तमाम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रीम एक स्टूडेंट का होता है वो होता है आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में एडमिशन लेना। जैसे आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बीएचयू है या बिट्स पिलानी है, या डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो जैसे हमारा वीआईटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़। एनआईटीज़ बहुत सारी हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, एमएलएनआर, मोतीलाल नेहरू, इलाहाबाद। इसके अलावा तमाम स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जिसमें जैसे हमारा HBTI है, हरकोट बटलर इंस्टीट्यूट, या ट्रिपल M हमारा गोरखपुर में है, या IIT लखनऊ है। तो ये सारे तमाम प्राइवेट और तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पर हम बीटेक, बीआर के बी प्लानिंग की डिग्री ले सकते हैं और एक इंजीनियर बन सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बोला जाए जहाँ पर फोकस्ड स्टडी होती है, सबसे अच्छा प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट जहाँ पर होता है वो IITs और NITs होती हैं। तो IITs और NITs के लिए हर साल जेईई एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, जो कि 2 पार्ट में होता है, एक जेईई मेन और जेईई एडवांस। जो फर्स्ट लेवल होता है यानी कि 2 लेवल में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जेईई मेन और जेईई एडवांस में। इसका फर्स्ट लेवल होता है जेईई मेन और सेकंड लेवल होता है जेईई एडवांस। अब जेईई मेन होता क्या है? जेईई मेन को हर साल एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, अभी तक CBSE कंडक्ट कराती थी, लेकिन अब NTA इसको कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके थ्रू आपको 31 NITs, 25 ट्रिपल IITs, 28 सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन मिलता है। इसके अलावा IITs में मिलता है। और जेईई मेन क्वालिफाइंग करने के बाद आपको जेईई एडवांस में भी बैठने का मौका मिलता है। तो हम बोल सकते हैं इट इज़ ऑल्सो द क्वालिफाइड टेस्ट फॉर जेईई एडवांस। अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो जेईई मेन साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जनवरी और अप्रैल में। जो बेस्ट परफॉर्मेंस होती है और इसमें किस तरीके से आपकी रैंक बनाई जाती है, वो इन दोनों एग्ज़ाम्स में से जिस भी एग्ज़ाम में आपकी जनवरी और अप्रैल में से जिस भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अच्छे होंगे, जिसमें आपके अटैम्प्ट्स अच्छे होंगे, उसको ये लोग क्या करते हैं, उसके हिसाब से आपकी रैंक बनाते हैं। और जो हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन होता है। मेनली 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, और 3 लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती लैंग्वेज में। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो वो बैचलर इन इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि BE और बीटेक के लिए होता है, जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स आता है। ड्यूरेशन जो होती है इसके 3 ईयर्स की होती है, और इसमें 20 क्वेश्चंस 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, MCQs, और 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी 4 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपके न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट के लिए। तो अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चंस फिज़िक्स के, 20 केमिस्ट्री, 20 मैथ्स, यानी कि 60 क्वेश्चंस तो आपके जो होते हैं वो होते हैं आपके जो आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं वो MCQs होते हैं, जबकि जो आपके 15 क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यानी कि टोटल 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल मार्क्स जो होता है वो 300 मार्क्स का पेपर 1 होता है। पेपर 2 जो होता है वो बी आर्किटेक्चर के लिए होता है, बैचलर इन आर्किटेक्ट के लिए होता है। उसमें मैथ्स, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट होता है, क्योंकि आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिग्री है ये। इसमें भी आपके 20 क्वेश्चंस 4 मार्क के MCQs पूछे जाते हैं, जबकि 5 क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल बेस पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि ड्राइंग टेस्ट जो होता है वो ऑफलाइन पेन एंड पेपर मोड में होता है और 50 मार्क्स का होता है, ये भी 300 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से आपका बैचलर इन प्लानिंग होता है। अगर हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो करेक्ट आंसर आपको पता है कि टोटल 4 मार्क्स का होता है, इनकरेक्ट पे आपका -1 लेस होता है, यानी कि माइनस मार्किंग होती है। और अगर आप कोई भी अटैम्प्ट नहीं करते हैं, अनअटेम्प्टेड आंसर है आपका, तो उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं करी जाती है, वो 0 मार्क्स का होता है।
अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो इसके लिए एज लिमिट कोई नहीं होती है, लेकिन कॉमन सेंस की बात है 12th इसका जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है जो आपको पास होना ही चाहिए, या जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्लास के हिसाब से वो 12th है। तो जो इसकी एज लिमिट होगी वो आप 12th पास होंगे तो 20-18 इसी एज में होंगे। जो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट, यानी कि बायोलॉजी का स्टूडेंट IIT-JEE के एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकता है। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए अगर आप MBBS की डिग्री करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके लिए नीट का एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो 75% एग्रीगेट आपका होना चाहिए या टॉप 20 परसेंटाइल ऑफ रिस्पेक्टिव बोर्ड, यानी कि मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। जब अभी तक बहुत टाइम पहले तक इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, 60% वाला भी एग्ज़ाम दे सकता था, लेकिन अब एग्ज़ाम का लेवल अच्छा कर दिया गया है, इसलिए क्वालिफाइंग मार्क्स भी इंक्रीज़ कर दिए गए हैं। तो मिनिमम आपको 75% मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 75% मार्क्स नहीं लाते हैं तो आप JEE एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। हाँ, आप स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए जो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे UP टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो कि अब APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी हो सकती है, उसके एंट्रेंस में बैठ सकते हैं, या अपने स्टेट के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, बट JEE में नहीं बैठ सकते। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, अगर आपको JEE एग्ज़ाम देना है तो मिनिमम 75% मार्क्स आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा तमाम और तरीके के क्राइटेरियाज़ होते हैं, जैसे आपकी नेशनैलिटी या तमाम लीगल प्रोसेसेस आपसे पूछे जाते हैं। उसके लिए आप NTA की वेबसाइट में जा सकते हैं, nta.ac.in पे, वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो जनवरी में जो मेन का एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म की शुरुआत जो होती है इन द मंथ ऑफ सितंबर होती है। जो फ़िक्स टाइमिंग होती है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि JEE का कोई भी शेड्यूल चेंज हो। अब इस समय चेंज हुआ क्योंकि इस समय ऐसी प्रॉब्लम कोविड-19 की चल रही है, नहीं नॉर्मली जो फ़िक्स शेड्यूल होता है इनका, तो सितंबर में फॉर्म आता है और आप फॉर्म फिलअप कर देते हैं, दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आता है और जनवरी में आपका एग्ज़ाम होता है। इसका जो रिज़ल्ट आता है वो जनवरी लास्ट में, यानी कि विदिन मंथ आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है। अगर अप्रैल के टर्म की बात करें तो फरवरी में आपका जो भी है फॉर्म आएगा, मार्च में आपका एडमिट कार्ड आता है, अप्रैल में एग्ज़ाम होता है और एंड ऑफ अप्रैल आपका रिज़ल्ट आ जाता है। अगर फ़ीस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट्स हैं या EWS कैटेगरी, OBC, इनके लिए जो फ़ीस है वो 650 रुपीज़ है, और आउटसाइड इंडिया से जो भी NRIs बच्चे भरते हैं उनके लिए 3000 है। अगर गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए रिलैक्सेशन होता है, 325 रुपीज़ फ़ीस है। इसके अलावा अगर आप हैंडीकैप कैटेगरी में आते हैं या SC ST में आते हैं तो आपके लिए 325 रुपीज़ इसका फॉर्म फ़ीस होता है। अगर मैं 2019 के कट ऑफ की बात करूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो जनरल का कट ऑफ गया था 89.75 परसेंटाइल। अभी तक कट ऑफ मार्क्स के हिसाब से आता था, परसेंटाइल के हिसाब से आता है। OBC का गया था 74.31 परसेंटाइल, SC कैटेगरी का गया था 54.01 परसेंटाइल, जबकि शेड्यूल ट्राइब यानी कि ST का गया था 44.33 परसेंटाइल। यानी कि अगर आप जनरल OBC कैटेगरी हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 89.75 परसेंटाइल का मतलब हुआ आपका नियर अबाउट 90% आपको हर हालत में स्कोर करना ही करना है, अगर 2019 के कट ऑफ को देख करके हम बात करें। इसलिए कंपटीशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ना होता है। अब अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो BE BTech के लिए जो पेपर 1 होता है उसमें आपके सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, इक्वल वेटेज होता है और 3 आवर्स का होता है। जबकि BR को और B प्लानिंग के लिए पेपर 2 होता है, जिसमें मैथमेटिक्स पार्ट 1, एप्टीट्यूड पार्ट 2 और ड्राइंग टेस्ट पार्ट 3 3 पार्ट में होता है, और जिसमें कि जो आपका ड्राइंग होता है वो पेन पेपर मोड होता है, जबकि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। अब अगर JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस में 2 पेपर होते हैं, जिसमें कि 3 सेक्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, बस इसमें क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और 3 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है। अब अगर JEE मेन के लिए बात करूँ मैं फिज़िक्स के सिलेबस की, तो देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस आपका 11th और 12th का ही होता है, बट आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि 9th-10th में भी जो आप पढ़ के आ रहे हैं उसकी भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आप इंडिया के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके पास नॉलेज भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए। तो सिलेबस ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है। आपने 11th क्लास में फिज़िक्स में मेजरमेंट पढ़ा है, काइनेमेटिक्स पढ़ी है, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म,
ऑस्किलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्लास 12 में आप लोग पढ़ेंगे और पढ़ रहे हैं अभी। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स, एटम्स एंड न्यूक्ली, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कि 11th और 12th दोनों का मिक्सचर होता है इसमें। तो आपको 11 12 की फ़िज़िक्स बहुत कायदे से पढ़नी है जेईई मेन के सिलेबस को कवर करने के लिए। इसी तरीके से अगर हम केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, केमिकल बॉन्डिंग, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। इनऑर्गेनिक की बात करें तो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, हाइड्रोजन, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। यानी कि फिर से एक बार क्लास 12th और क्लास 11 का मिक्स सिलेबस आपका केमिस्ट्री का भी है। इसी तरीके से अगर मैथ की बात करें तो सेट, रिलेशन, फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, 3D ज्योमेट्री, ये सारे टॉपिक आपके 11th और 12th के इसमें होते हैं। अगर एडवांस की बात करें तो एडवांस में आपके जनरल कॉन्सेप्ट, मैकेनिक्स, थर्मल फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ लाइट, मॉडर्न फिजिक्स। यानी कि फिर से एक बार लेवल आपका बढ़ जाएगा, बट आपका सिलेबस वही है जो 11th और आपने 12th में पढ़ा हुआ है। सेम इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री का भी है। और अगर मैथ की बात करें तो अगर आपके मैथ के सिलेबस की बात करूं मैं एडवांस के लिए तो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री, 2D एनालिटिकल ज्योमेट्री, 3D यानी कि 2D और 3D दोनों तरह की ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर। सबसे ज़्यादा कैलकुलस पे इसमें जोर रहता है और इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा पे। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर मैं देखूं तो जो सिलेबस है वो आपका 11 12 का ही है, लेकिन हमें अपना लेवल बढ़ाना होगा। तो अगर मैं बुक्स की बात करूं तो सबसे बढ़िया फ़िज़िक्स की अगर आपको बुक लेनी है तो आप HC वर्मा पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल बुक है और इस बुक को खुद IIT कानपुर के प्रोफेसर डॉक्टर HC वर्मा जी ने लिखा हुआ है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बहुत अच्छी तरीके से इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है। इसके अलावा थोड़ा सा और अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप हेल्डे रेसनिक ले सकते हैं फ़िज़िक्स के लिए। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल को प्रेफर कर सकते हैं, NCERT की बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा TMS टाटा मैकग्रा हिल्स की बुक्स ले सकते हैं। और केमिस्ट्री के लिए भी आप इसी तरीके से NCERT की बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं। सब मिला के आपको अपना लेवल इंक्रीज़ करना होगा। सिर्फ मैनुअल जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हमने एक बुक परचेज़ करी, सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, एक्सरसाइज लगाते जा रहे हैं, उस तरीके से काम नहीं चलेगा। थोड़ा आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल अच्छा खासा होता है और अगर आपको यहाँ पर फ़ाइट करनी है तो आपको कुछ अलग करके दिखाना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट मैं जो भी लेकर के आऊँगा वीडियो, उसमें मैं नीट के बारे में बात करूँगा, किस तरीके से बायोलॉजी वाले बच्चे जो MBBS के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो किस तरीके से प्रिपेयर करें अपने आप को। अगर आपको किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।